सवाल अनिरुद्ध जी आप ही से है। क्या माना जाए कि ये जो पहले फेज का चुनाव है, 15 जिले 73 विधानसभा सीटें, अखिलेश यादव ने कहा था कि पहला ही फेज तय कर देगा कि सरकार किसकी बनेगी। क्या वाकई यहीं से हवा बननी शुरू होगी? बिल्कुल अनूप, ये बात एकदम सही है कि जो हवा यहाँ से चलना शुरू होगी वो बाकी बची हुई 330 सीटों में भी उसका असर पड़ेगा, ये बात एकदम तय है। और अगर आप चरणबद्ध तरीके से देखें तो जो पहला चरण है उसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चंक है ये। 73 सीटों पर मतदान होना है और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो मतदाताओं का रुख सामने आएगा उसका मैसेज कहीं ना कहीं आगे आने वाले मतदान पर भी पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरी बात है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि केवल मतदाताओं का रुख पता चलेगा, बल्कि प्रथम चरण से ये बात भी तय होना शुरू हो जाएगी कि जो तमाम लोगों का भविष्य दांव पर लगा है, उनमें से मैं प्रत्याशियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी में पूरा उलटफेर करते हुए अपने पिता मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया। अगर अखिलेश यादव का कद बढ़ता है या अखिलेश यादव यहाँ से एक मैसेज दे पाने में कोशिश होती है, कोशिश कर पाते हैं, इससे उनकी एक राजनीतिक दिशा और दशा भी तय होगी, बिल्कुल तय होगी। इसके अलावा सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी भी दिशा और दशा तय होगी। नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी पर काफी प्रचार में फोकस किया है, उनका जो प्रचार करने का तरीका था या भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी वो भी कहीं ना कहीं तय होगी। मायावती का भी गढ़ माना जाता है पश्चिमी यूपी, और इसीलिए मायावती ने पश्चिमी यूपी में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा है कि मुस्लिम और दलित जो समीकरण, जिसको वो नए समीकरण के रूप में प्रयोग करना चाहती हैं, उसका उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। तो निश्चित तौर पर जो प्रयोग मायावती ने किया है, बहुजन समाज पार्टी ने किया है, उसकी सफलता का भी कहीं ना कहीं यहीं से पैमाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल एक हवा बनेगी यहां से, और विश्लेषक इस बात को तय कर सकेंगे कि आखिर ये जो हवा है वो किसके पक्ष में बनती हुई समझ में आ रही है। रुक करेंगे राजकुमार का। राजकुमार आगरा से बने हुए हमारे संवाददाता। राजकुमार, 25% तक मतदान आगरा में अब तक हो चुका है, और क्या समझ में आ रहा है? वोटर्स के मिजाज क्या बता रहे हैं? हवा क्या समझ में आ रही है? हालांकि बहुत जल्दबाजी है अभी ये सवाल। %9 अभी तक मतदान हो चुका है। इंडिया वॉइस की टीम लगातार लाइव कवरेज आगरा से दे रही है। हम इस समय विभव नगर बूथ इलाके पर हैं। हालांकि यहाँ पर 15% ही मतदान हो सका है, क्योंकि यहाँ पॉश इलाका है। ग्रामीण इलाके आगरा के अगर माने जाए तो वहां परसेंटेज अधिक बूम कर रहा है। जिस तरीके से हमारे एडिटर इन चीफ अनुज सिंह ने जो बात कही है कि 73 सीटों पे जो मतदान हो रहा है वो इस प्रदेश की राजनीति को तय करेगा कि आखिर सत्ता में कौन बैठेगा, क्योंकि मायावती की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, और नरेंद्र मोदी बीजेपी में पूरा कैंपेन कर रहे हैं और बीजेपी इस बार सत्ता में आना चाहती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, वोट कर रहे हैं। क्या जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मतदाता जागरूक है। आप क्या मानती हैं, वोट करके आई हैं तो कैसा नेता यूपी का आपका होना चाहिए, और जब आप वोट करती हैं तो क्यों वोट करती हैं? बिल्कुल, आप बताइए क्या किस तरीके का क्या होता है? भाई, हमारे देश के अंदर जो हमारे प्रांत के लिए, शहर के लिए जो अच्छा करेगा, अब तक अखिलेश ऐसा लगा है जो वो कुछ कर सकता है, यंग है, और आने वाले टाइम के अंदर हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है उससे कि कुछ यूथ के लिए कुछ ना कुछ नया करके गुजरेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। बिल्कुल नई सोच के साथ लोग वोट कर रहे हैं। आप क्या मानती है, आप वोट किया है आपने, क्या सोच है कि ये 73 सीटों पे मतदान हो रहा है, यहाँ से अगर आप वोट करेंगी, आपने जिसको वोट दिया है हो सकता है कि वो सत्ता में काबिज हो जाए, क्या मानती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि अखिलेश जी आए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया और उम्मीद भी है कि वो करेंगे। आप वोट करके आए हैं, क्या है? मैं वोट करके आया हूँ, और मैं ऐसे प्रत्याशी को वोट करके आया हूँ जो देश के लिए कुछ काम करे। जो इस समय यूपी में जितनी लूटमार और गुंडागर्दी हुई है उसको बंद होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, राजकुमार, समझना मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना वोटर्स का रुझान और जिस तरीके की बातें सामने आ रही है। अनिरुद्ध सिंह, एक बड़ा दाव बीएसपी ने भी इस बार चला और मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या बीएसपी ने बढ़ाई, और यही कमोवेश कोशिश अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया गया उसकी भी यही कोशिश थी कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं डाइवर्ट ना हो जाए, वो बीएसपी के पास ना चला जाए, या उसके अंदर किसी तरह के
मतभेद की स्थिति ना आ जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं बंटता हुआ नजर आए मुस्लिम वोट बैंक। मुसलमानों को साधने की जो कोशिश इस बार हुई है इस चुनाव में, और खासकर जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, यहां तकरीबन 26% मुसलमान हैं, ऐसे में बीजेपी अपने उसी स्टैंड पर टिकी हुई और एक भी मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा नहीं किया। लगता क्या है कि ये मुसलमान बीजेपी के कैंडिडेट ना खड़ा करने और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के समान रूप से फोकस करने पर भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अनूप, बहुत साफ है कि आपको जो पश्चिमी यूपी का जो पूरा इलाका है और जिन 73 सीटों पर खासतौर पर अभी मतदान आज चल रहा है, और इसके अलावा भी 3 जिले बचेंगे जो सेकंड फेज में आएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत समझना जरूरी है कि सभी पार्टियों के लिए पश्चिमी यूपी एक प्रयोगशाला की तरह है। अच्छा। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने जितने भी उसके प्रयोग थे, जो उसने रणनीति बनाई थी, उसका कहीं ना कहीं प्रयोग उसने पश्चिम यूपी में ही किया है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, लेकिन ध्रुवीकरण तो है ना अनिरुद्ध जी, ध्रुवीकरण तो है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही यूपी में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतार रही है, यानी कि संकेत साफ है कि वो हिंदू वोटों को या वो एक तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। सवाल तो यहां बड़ा सीधा सा ये है कि क्या ये बीजेपी इसमें सफल होती हुई नजर आ रही है कि उसने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, या फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही मुसलमानों पर दांव लगा रहे हैं? तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आता सपा और बसपा में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अनूप यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयोग नहीं है, यहां पर जातीय समीकरणों का भी प्रयोग हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखें सपा और कांग्रेस ये दोनों क्यों एक साथ आई, वो इसलिए आई क्योंकि पता था समाजवादी पार्टी को कि वो पश्चिमी यूपी में कमजोर है, और अगर वो कांग्रेस के साथ आ जाती तो कम से कम पश्चिमी यूपी में सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाएगा। आप चले जाइए बीजेपी के पास, बीजेपी ने मुजफ्फरनगर हो, चाहे कैराना हो, चाहे दादरी हो, ये एक तरीके से प्रयोग के केंद्र रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसने अपना जो प्रयोग है वो जो आपने कहा कि एक भी मुस्लिम को उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं बनाया, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उसको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। लेकिन वो इतना जरूर चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि सारे हिंदू उसको वोट दें। हिंदू का जो वोट बैंक है वो एकजुट हो जाए और वो बीजेपी के खाते में आए। अब यही बात आपको आरएलडी के लिए भी समझना पड़ेगा। आरएलडी ने इस बार पूरी तरीके से सबसे अपने आप को अलग रखा, उसने बीजेपी से भी अलग रखा, सपा से भी अलग रखा, मायावती से भी अलग रखा, और कहा कि अब मुझे किसी का वोट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जाटों का वोट चाहिए। और अगर आप चले जाएं पश्चिमी यूपी में तो जाट सीधे तौर पर कहते हुए सुने जा सकते हैं कि इस बार वो हिंदू बनकर के वोट नहीं देंगे, बल्कि जाट बनकर के वोट देंगे। और मायावती ने भी प्रयोग किया है कि मायावती ने समझा है कि अगर पश्चिमी यूपी में उसको सीटें चाहिए तो अब उसको अपने जाटों और जो मुस्लिम वोट है उस पर केंद्रित होना पड़ेगा। और लेकिन एक सवाल इसके बीच अनिरुद्ध जी ये भी है, और इस सवाल का जवाब हम राजकुमार से लेने की कोशिश करेंगे, वहां जो मतदाता वहां जो वोट डालने हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे। और सवाल राजकुमार बड़ा सीधा सा है कि मतदाताओं के सामने क्या इस तरह की असमंजस की स्थिति भी होती है कि एक तरफ एक पार्टी ऐसी है जो अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस करके चुनाव लड़ रही है, और एक पार्टी ऐसी है जिसने अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, और एक भ्रम की स्थिति है। और पश्चिमी यूपी की बात करें तो बीजेपी है या फिर आरएलडी है, सीएम कैंडिडेट इन्होंने घोषित अपना नहीं किया है। तो क्या ये असमंजस रहता है क्या मतदाताओं में जब वो वोट डालने जाते हैं? जरा पूछिए इस सवाल को। देखिए अनूप जी, मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी ने और आरएलडी, आप तमाम दलों की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना सीएम कैंडिडेट अभी तक तय नहीं किया है। और उत्तर प्रदेश में मायावती एक चेहरा है, अखिलेश यादव भी एक चेहरा है, युवा है, वो पहले से ही चेहरा थे और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई सीटों पे अभी जातिगत आंकड़े की बात की जा रही थी, लेकिन हमारी कई युवाओं से बात हुई, उन युवाओं का साफ तौर से यही कहना था कि हम ऐसे नेता को चुनेंगे जो स्वच्छ छवि का हो और हम जातिगत और धर्म से उठकर वोट करेंगे। तो जिस तरीके से पार्टियां आपने बात की कि बीजेपी, ये बात तो सही है राजकुमार, ये बात सही है, लेकिन जब एक मतदाता जो वोट डालने जा रहा है उसके मन में क्या कहीं ये सवाल भी होता है कि हम क्या देखें, हम वो देखें कि ये जब चुनाव, अगर हम जिसे वोट डालने जा रहे हैं सरकार बनेगी तो ये मुख्यमंत्री होगा या ये मुख्यमंत्री होंगी, एक सवाल ये होता है मन में, या फिर ब्लाइंड होके कि नहीं चुनाव के बाद ही समीकरण बनेंगे उसके बाद मुख्यमंत्री तय होगा। अंदर चलता क्या है मतदाताओं के?
देखिए अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव जैसे कोई पर्टिकुलर अगर विधानसभा क्षेत्र है, अगर क्योंकि लोग जातिगत वोट ज्यादा करते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा मतदाता है, युवा मतदाता है, वो ये सोचता है कि हमारे प्रदेश की जो राजनीति है उसकी स्वच्छता कौन लाएगा, अगर सीएम कौन बनेगा, इस देश में भय भ्रष्टाचार मुक्त विकासशील सरकार लाएगा, वो वोट उसको कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है, कहने का मतलब युवा मतदाता का 60 से 65% वोट बैंक है, वो ये तय कर देगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। 73 सीटों पर चुनाव हो रहा है, हालांकि सारी पार्टियां दमखम से लगी हुई हैं। राजकुमार, आपके साथ तमाम लोग खड़े हैं, उनसे जरा ये पूछिए कि जब वोट डालने जा रहे हैं तो उनके मन में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट डाल रहे हैं? क्या विकास है या जातीय समीकरण है या स्थानीय समस्याएं हैं? सीधे मतदाताओं से बात करिए। बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे। आप वोट करके आए हैं तो क्या सोच के वोट करके आए हैं? आपको कैसा नेता होना चाहिए? देश में सही नेता होना चाहिए। हमारी ये उम्मीद है कि नई युवा जो पीढ़ी है उसे आगे चल के रोजगार मिले, अच्छा नेता हो। रुख करेंगे अनिरुद्ध सिंह जी का, एडिटर इन चीफ हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। अनिरुद्ध सिंह, अभी आपने सुना महेश शर्मा जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण मुस्लिम जाति और इन सब में बांट कर नहीं चलते, लेकिन ये सब तमाम चीजें तो बीजेपी ने की हैं। बीजेपी ने धर्म के आधार पर ही अपने वोट का वितरण, अपने टिकट का वितरण किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ना, कोई चेहरा अनाउंस ना करना, पश्चिमी यूपी के जो सियासी समीकरण है उसमें बीजेपी के प्लस पॉइंट क्या है और बीजेपी का माइनस पॉइंट आप क्या देखते हैं? देखिए अनुज, यहाँ पर आपके दो सवाल हैं। पहले सवाल का जवाब मैं ये दे दूं कि ये बात सही है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी ये बात नहीं कहती है कि उसे किस समुदाय का वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए उसको सबका, लेकिन ये बात जरूर है कि उनको ये जरूर पता रहता है कि उसे किस जाति का वोट मिलना है और किस समुदाय का वोट मिलना है। और चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कहीं ना कहीं घोषित या घोषित तौर पर ये सबको पता है कि किसको किस जाति और किस धर्म का वोट चाहिए, और उसी को ध्यान में रख करके पूरे अपने समीकरण तैयार किए गए, पूरी रणनीति तैयार की गई है। दूसरी बात आपने जहां कही कि फेस वैल्यू को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के फेस पर चुनाव लड़ रही है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। आप चाहे पश्चिम यूपी की बात करें, चाहे वो पूर्वी यूपी में चले जाइए, चाहे मध्य यूपी में चले जाइए। बिल्कुल, अगर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपके पूरी चुनावी रणनीति में चेहरा कौन है, तो सारे नेता यही कहते हैं कि हमारे चेहरा नरेंद्र मोदी हैं और उन्हीं के चेहरे को ध्यान में रख करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी तो उनके सबसे बड़े फेस हैं, लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत पे देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं जाति समीकरणों का ध्यान रखा जाता है, और इसी आधार पर टिकट के वितरण हुए हैं। न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य जगहों पर भी ऐसी ही स्थिति लगातार बनी है। राजकुमार, आप एक सवाल है और उस सवाल का जवाब आप, जो आपके साथ लोग खड़े हैं, जो मतदाता खड़े हैं, जो वोट देकर आए हैं या वोट देने वाले, उनसे जरा समझने की कोशिश करिए कि, और ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था लेकिन हम आगे बढ़ गए थे। सवाल यही है कि एक मतदाता के मन के अंदर चलता क्या है जब वो वोट देने जाता है, तो वो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा देखता है या फिर वो अपने विधानसभा में विधायक का यानी कि उम्मीदवार का चेहरा देखता है कि मैं सही उम्मीदवार चुन रहा हूं या नहीं चुन रहा हूं? उसके मन में क्या चलता है, जरा मतदाताओं से समझिए इस बात को। बिल्कुल, बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरीके से हम यहाँ कवरेज कर रहे हैं, काफी मतदाता हमारे साथ हैं जो अपना मताधिकार का प्रयोग करके आए हैं। हम ये उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप मतदान करके आए हैं, आप कैसा नेता चुनना चाहते हैं? आखिर वोट किया है तो क्या सोच के वोट किया? हम ऐसा नेता चाहते हैं जिसने हमारे क्षेत्र का विकास करा हो, संघर्षशील हो, पढ़ा लिखा हो, जो हमारे आगे भी काम आ सके। उत्तर प्रदेश में सबसे बेटर लीडर किसको मानते हैं? उत्तर प्रदेश में हम माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को प्रेजेंट में दोबारा चाहते हैं कि दोबारा वो मुख्यमंत्री के रूप में आए, क्योंकि उन्होंने इतना उत्तर प्रदेश का विकास कराया है कि आजादी के बाद शायद मेरे हिसाब से किसी ने विकास नहीं कराया। बिल्कुल, आप वोट करके आए हैं, क्या विजन है जब आप वोट करते हैं और कैसा नेता चाहते हैं? कहीं ना कहीं क्षेत्र में ऐसे भी टिकट दे दिए जाते हैं पार्टियों द्वारा जो यहाँ की जो राजनीति है या यहाँ का विकास है शायद वो न करा सके या पिछली बार नहीं करा सका हो, तो कैसी छवि का आप सीएम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? एक तो कायदे से पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए और वो अखिलेश भाई हैं।
और उन्होंने एक और पढ़ा लिखा मिला लिया अपने संग में, राहुल गांधी। अब दोनों जब पढ़े लिखे मिलेंगे तो काम तो अच्छा होगा ही होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अखिलेश भाई की सरकार दोबारा से आए। बिल्कुल, आप युवा हैं, आपने वोट किया है, तो क्या समझ के वोट करके आए हैं? सबसे पहले मुद्दे क्या हैं और कैसा नेता होना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ के मुद्दे हैं कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर इतना अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सरकारी अस्पताल और एक अच्छा सरकारी स्कूल हो, जिससे कि हमें बीए हमें यहीं से करने को मौका। उत्तर प्रदेश में बेटर लीडर किसको मानते? मेरे अनुसार राजनाथ सिंह। बिल्कुल, मतदाता जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अलग अलग अपने अपनी पार्टियों की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो एक चेहरा है वो युवा चेहरा है। बिल्कुल, और समझ में आ रहा है राजकुमार की यूपी को ये साथ पसंद है, ऐसा कम से कम आगरा के जो लोग आपके साथ जुड़े उन्होंने इस बात की जानकारी दी। ये इतना समझ में आया जा सकता है, इससे समझा जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं समझ। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर बनाकर रखें, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। रुख करेंगे नोएडा का, हमारे संवाददाता अनुज शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, क्या मिजाज समझ में आ रहा है? हालांकि बहुत जल्दबाजी है ये सवाल, लेकिन फिर भी क्या हवा क्या चल रही, क्योंकि पहला फेज ही तय करेगा आगे किस तरीके की हवा चलेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए अनूप, अगर हम मिजाज की बात करें तो हालांकि आसपास के जिलों के कंपैरिजन में गौतम बुद्ध नगर जिले में कम वोटिंग हुई है। 11 बजे तक के जो आंकड़े जारी किए गए थे 20 से 22% मतदान हुआ था। हालांकि अभी 12-25 हो चुके हैं। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि 30% के आसपास वोटिंग हो चुकी होगी। 1 बजे फिर से आंकड़े जारी होंगे। अगर हम गौतम बुद्ध नगर और उसके आसपास के मिजाज की बात करें तो अभी तक जो रुझान आया है, जो लोगों से हमारी बातचीत हुई है, 2 चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय तक बहुत कवायद की थी, उसके बावजूद पूरी तरह से 2014 में जाटों ने जो समर्थन किया था बीजेपी को, इस बार आरएलडी फायदे की स्थिति में नजर आ रही है। दूसरी बात ये, जो बीएसपी ने तमाम मोहम्मदन कैंडिडेट्स उतारे थे, यहां तक कि बीएसपी की जो पश्चिमी यूपी के लिए जो रणनीति थी वो अल्पसंख्यकों तक सीमित हो गई थी। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कम से कम इस मामले में, अल्पसंख्यकों के मामले में 20 साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी हम कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। दादा आप बताइए, आप बुजुर्ग भी हैं, बहुत चुनाव आपने देखे होंगे, इस बार आपने जब मतदान किया है दिमाग में क्या था? पार्टी लाइन पर वोट किया या फिर कैंडिडेट लाइन? पार्टी लाइन, बिकॉज सेंटर में स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल, देखिए कुछ